मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान में आदर्शवाद पर चर्चा करेंगे। आदर्शवाद मूल शब्द है आदर्श, अंग्रेजी में आइडियलिज्म। और इस जितने भी वाद हैं, आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद वगैरह वगैरह, इन सभी वादों की विशेषताएं, उसका पहले अर्थ बताएंगे, उसके बाद उसके प्रमुख सिद्धांत या विशेषताएं बताएंगे, फिर उसकी आलोचना होगी और अंत में उसका महत्व और निष्कर्ष निकालेंगे। तो सबसे पहले आज के व्याख्यान में आदर्शवाद की चर्चा कर रहे हैं। इस आदर्शवाद के कुछ नाम हैं अलग अलग। एक है प्रत्ययवाद, विशेष करके दर्शन शास्त्र में इस आदर्शवाद को प्रत्ययवाद के नाम से अध्ययन अध्यापन किया जाता है। प्रत्यय का मतलब होता है विचार। विचार क्या है? हमारी आंखों के सामने अनेक प्रकार की घटनाएं घटती हैं। इन घटनाओं को देख करके हमारे मन में विचार उत्पन्न होता है और हम उसके बारे में सकारात्मक विचार की ओर आगे बढ़ते हुए चरम स्थिति तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं, लेकिन आदर्शवाद का मूल उद्देश्य है किसी विषय की ओर ऐसे आगे बढ़ना जो आपको एक सकारात्मक परिणाम दे सके, आपकी सोच सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ सके। जैसे आपने एक दुधारू गाय को देखा, आपके मन में ये विचार आ सकता है कि काश मेरे पास भी एक ऐसी ही गाय होती। आप उसके बारे में फिर आगे सोचना शुरू करते हैं, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपना और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए, ऊंचाई तक जाने के लिए। मान लीजिए आपको सूचना मिले कि किसी व्यक्ति ने बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी बाह्य सहायता के एवरेस्ट पर आरोहण कर लिया। आप उसके बारे में वैसे ही चीजें सोचना शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी खिलाड़ी ने ओलंपिक या कॉमनवेल्थ गेम में बिल्कुल स्वर्ण पदक प्राप्त कर लिया। आप उसके बारे में और आगे सोचना शुरू करते हैं, काश में भी वहां पर होता। तो जो घटनाएं आपकी आंखों के सामने घटित होती हैं या आपको सुनने को मिलती हैं, आपके मन मस्तिष्क में वो चीजें आती हैं, उनमें से कई चीजें आपको प्रभावित करती हैं और उस प्रभाव के कारण आप उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें सोच करके बिल्कुल चरम सीमा तक पहुंच जाती हैं। तो जो चीजें विचारों की जगत में स्थित होती हैं उसे प्रत्ययवाद कहते हैं। आदर्शवाद इसका दूसरा नाम है आदर्शवाद। राजनीति विज्ञान में इसे आदर्शवाद के नाम से जाना जाता है। आदर्शवाद का मूल अंग्रेजी शब्द है आइडिया। आइडिया से आइडियल बना। आइडिया, अभी जैसे चर्चा हुई कि आपकी आंखों के सामने कोई घटना घटी या आपको सुनने को मिली, आप उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। विचारों के जगत में रहने वाला मतलब विचार मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं। तो जिन चीजों का अस्तित्व मस्तिष्क में होता है उसको आदर्शवाद कहते हैं। आदर्श हमेशा अप्राप्य होता है। आदर्श को आप प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आपने प्राप्त कर लिया तो वह व्यावहारिक हो जाता है। एक खिलाड़ी का ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतना एक सामान्य से खिलाड़ी के लिए आदर्श है। आदर्श हमेशा व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और जैसे ही आप उस चीज को प्राप्त कर लेते ही वह आदर्श नहीं रह जाता, व्यावहारिक हो जाता है। तो आदर्श हमेशा अप्राप्य होता है। जैसे अंडा को यदि आप 90 डिग्री में बिल्कुल एग्जैक्ट रखें तो उसके ऊपर यदि हाथी भी खड़ा हो जाए तो अंडा नहीं टूटेगा। यदि टूट गया तो अंडा 90 डिग्री पर नहीं रखा गया था। बिल्कुल स्पष्ट बात है। तो इस प्रकार से आदर्श हमेशा अप्राप्य होता है, लेकिन आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसे निरपेक्ष सिद्धांत भी कहते हैं, एब्सोल्यूट थ्योरी। मतलब कि यह राज्य के निरपेक्ष शक्तियों का समर्थन करता है। राज्य की निरपेक्ष शक्तियों का मतलब है
असीमित शक्तियां, राज्य जो करे सब ठीक, सब सही, सब अच्छा। राज्य की शक्तियों पर यह किसी प्रकार से प्रतिबंध नहीं लगाता। फिर इसे आध्यात्मिक सिद्धांत कहते हैं, स्पिरिचुअल थ्योरी। यह राज्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, राज्य को ईश्वर का प्रतिरूप मानता है। जैसे हिगल कहता है, राज्य इस पृथ्वी पर ईश्वर की सांस लेते ही उसका अवतरण है। राज्य इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। तो राज्य के आत्मा आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। इसे नैतिक सिद्धांत भी कहते हैं, मोरल थ्योरी, क्योंकि राज्य में रह करके ही व्यक्ति की नैतिकता का विकास संभव है। राज्य के बाहर व्यक्ति की नैतिकता का विकास संभव नहीं। वस्तुतः व्यक्ति परमात्मा का अंश है, लेकिन कुछ भौतिक बाधाओं के कारण उसकी आत्मा में कुछ कलुष आ जाते हैं, कुछ दोष आ जाते हैं। राज्य में रह करके व्यक्ति अपनी आध्यात्मिकता का, नैतिकता का विकास कर सकता है। इसलिए इसे नैतिक सिद्धांत कहते हैं। इसे दार्शनिक सिद्धांत भी कहते हैं, फिलॉसॉफिकल थ्योरी, क्योंकि यह संपूर्ण विश्व को एक समग्र इकाई मानता है और संपूर्ण विश्व की दृष्टि से यह विविध चीजों का अध्ययन करता है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि इसे दार्शनिक सिद्धांत इसलिए कहते हैं कि इस सिद्धांत के जितने भी समर्थक विचारक रहे हैं, ये सब अपने जमाने में बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ करते थे। इन सबको दार्शनिक कह करके बुलाया जाता है। ये आदर्शवाद के अलग अलग नाम है, अलग अलग संदर्भों में आदर्शवाद को इन नामों से पुकारा जाता है। इस आदर्शवाद के समर्थक कौन कौन? प्लेटो इसका जन्मदाता है। उसके बाद आया अरस्तु, फिर मैकियावेली, हॉब्स, रूसो, कांट और हिगल। ये कांट और हिगल जर्मन दार्शनिक, ग्रीन, ब्रेंटे, बोसांकी ये ब्रिटिश दार्शनिक हैं। ये आदर्शवाद के प्रमुख समर्थक और विचारक हैं। देखें आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत या उसकी विशेषताएं। इसके शुरुआत में हम प्लेटो के कथन को ले सकते हैं। प्लेटो के सिद्धांत का जन्मदाता था। वस्तुतः आदर्शवाद है क्या? आदर्शवाद वह विचारधारा है जो राज्य की सर्वोच्चता का प्रतिपादन करता है। राज्य सर्वोच्च है, व्यक्तियों से मिलकर राज्य का निर्माण होता है। तो व्यक्ति जिन व्यक्तियों से मिलकर के राज्य का निर्माण होता है वह राज्य सर्वोच्च है और राज्य को व्यक्ति पर पूरा पूरा अधिकार है। तो जो सिद्धांत राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन करता है, राज्य की सर्वोपरिता को स्वीकार करता है, राज्य पर किसी प्रकार से प्रतिबंध का समर्थन नहीं करता है, उसे आदर्शवाद कहा जाता है। तो प्लेटो इसकी शुरुआत में ही बोलता है कि राज्य का निर्माण ओक, वृक्ष या चट्टान से नहीं होता, अपितु उन व्यक्तियों के चरित्र से होता है जो उसमें निवास करते हैं। कितनी मार्की की बात प्लेटो ने कही कि उदाहरण के लिए एक राज्य का निर्माण बड़े बड़े नदी नालों से, बड़े बड़े बांधों से, बड़े बड़े पर्वतमालाओं से, रेलवे लाइन से और तमाम प्रकार की चीजों से नहीं होता, अपितु उन व्यक्तियों के चरित्र से होता है जो उसमें निवास करते हैं। व्यक्तियों का जैसा चरित्र होगा राज्य भी वैसा होगा। जापान को देख लीजिएगा, जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जापान पूरा जीरो हो गया था। लेकिन धन्य है जापान के नागरिक जिनमें राष्ट्रीयता की भावना पूर्ण भरी हुई है और उन्होंने एक बिल्कुल छोटे से अंतराल में, बहुत कम समय में जापान को पुनर्स्थापित कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि जापान से बदला कि अमेरिका से बदला लो, क्योंकि अमेरिका ने तो पूरे तुम्हारे जापान को बर्बाद कर डाला। जापानियों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हम दूसरे ढंग से सोचते हैं। किस ढंग से? यदि अमेरिका के व्हाइट हाउस में चलने वाला टेलीविजन मेड इन जापान का होता है तो इससे बढ़कर जापान की उपलब्धि और क्या हो सकती है? यही है जापान का अमेरिका से बदलना। और ऐसे करके
जापानी खुश होते हैं कि हमने अपने राष्ट्र को निर्माण किया, राष्ट्र को निर्मित किया। तो व्यक्तियों के चरित्र से राज्य का निर्माण होता है। आप दूसरी तरफ भारत को देख लीजिए, भारत में लोगों का चरित्र जैसा है, हम कहते हैं कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था बहुत दूषित हो गई है, सब तरफ बड़े बड़े अपराधी पनप रहे हैं, राजनीति का अपराधीकरण हो गया, अपराधों का राजनीतिकरण हो गया। क्या है ये? हम लोगों का चरित्र है। हमारा प्रतिनिधि यदि दागी व्यक्ति बनता है तो वह दागी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार हैं। वह हमारे चरित्र को संसूचित करता है, वह हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो सोच है, उसका वह प्रतिबिंब है, उसका कोई दोष नहीं। मतलब यह है कि जैसे व्यक्तियों का चरित्र होगा, राज्य भी वैसा होगा, ये निर्भर करता है। तो अब विशेषताओं में सबसे पहले है राज्य एक नैतिक संस्था है। राज्य एक नैतिक संस्था है। व्यक्ति अपनी नैतिकता का विकास, अपने आंतरिक गुणों का विकास, अपने व्यक्तित्व का विकास राज्य में ही रहकर कर सकता है, राज्य के बाहर नहीं। दूसरे शब्दों में समाज में ही रहना उसके लिए आवश्यक है। इसका प्रतिपादन अरस्तु ने किया था, जिसने कहा था कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहना चाहता वह पशु होगा या देवता होगा। पशु को अपने विकास की चिंता नहीं है, देवता ने अपना विकास कर लिया है, इसलिए इन दोनों को, पशु और देवता दोनों को समाज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि वह मनुष्य है तो चूंकि उसे अपना विकास करना है, उसे अपने विकास की चिंता है, इसलिए राज्य में रहना, समाज में रहना उसका आवश्यक है। तो राज्य में रह करके व्यक्ति अपनी नैतिकता का विकास कर सकता है, मनुष्य के वास्तविक अर्थों में मनुष्य बन सकता है। दूसरा है राज्य साध्य व्यक्ति साधन। राज्य साध्य व्यक्ति साधन, ये आदर्शवादियों का मूल मंत्र है कि राज्य साध्य है, राज्य लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन व्यक्ति है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति मशीन का पुर्जा मात्र है। जिस प्रकार से हम बटन दबाने से मशीन चालू हो जाता है, इसी प्रकार से जैसे ही राज्य का आदेश आया, व्यक्ति को उसको मानने को बाध्य होना पड़ता है। यदि मान लीजिए जैसे मशीन का पुर्जा, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपने बटन दबाया, पंखे को चलना चाहिए, यदि पंखा नहीं चला तो आप क्या करेंगे? उसको ठोकेंगे, पीटेंगे, बनाएंगे, सुधारेंगे, टाइट करेंगे, ढीला करेंगे, लेकिन आप उस पंखे को चलाएंगे। इसी प्रकार से यदि राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन है, और व्यक्ति यदि राज्य के आदेशों का पालन नहीं करता है, आप उसको ठोकेंगे, पीटेंगे, मतलब जेल में डालेंगे, दंडित करेंगे, लेकिन उससे आप कानून का पालन करवाएंगे। राज्य को यदि युद्ध की आवश्यकता पड़ी तो व्यक्ति अपनी सेवाएं देने के लिए बाध्य होगा, वह नहीं बोल सकता। तो राज्य साध्य व्यक्ति साध्य, राज्य समूह। तीसरी चीज, राज्य का अपना लक्ष्य और व्यक्तित्व। फिक्टे कहता है राज्य का अपना लक्ष्य और व्यक्तित्व होता है, राज्य का पृथक व्यक्तित्व होता है। वह कहता है कि जिस प्रकार से एक तैल चित्र केवल रंगों का संयोजन मात्र नहीं होता, उससे भी और कुछ, बहुत कुछ होता है। जिस प्रकार से एक संगमरमर की मूर्ति केवल पत्थर मात्र नहीं होती, उससे भी बहुत कुछ अधिक होती है। ठीक इसी प्रकार से राज्य व्यक्तियों का समूह मात्र न होकर उससे भी और कुछ अधिक होता है। तो राज्य का अपना लक्ष्य होता है, अपना व्यक्तित्व होता है। उसका लक्ष्य होता है राज्य का विस्तार, और राज्य का विस्तार करने के लिए व्यक्ति साधन मात्र है। व्यक्ति अपनी सेवाएं देने के लिए पाते हैं। फिर है चौथा, राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। यह कथन रूसों का है। सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य की जो सामान्य इच्छा होगी, वही सामान्य इच्छा को लागू करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए शासन की आवश्यकता पड़ती है। हम अपने देश में खुद चाहते हैं कि ये अपराधी निर्वाचित हों और अपराधी देश में शासक बनकर हम पर शासन करें। हम चाहते हैं, इसीलिए तो ये सब हो रहा है। नहीं तो ऐसा क्यों होता?
कहने का मतलब राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य की जो सामान्य इच्छा होगी, आम जनता की जो सामान्य इच्छा होगी, उसी का प्रतिबिंब हम सरकार में देख सकते हैं। फिर सर्वोच्चता, राज्य सर्वोच्च होता है आंतरिक दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से। आंतरिक दृष्टि से मतलब राज्य की सीमा में राज्य से बढ़कर कोई दूसरी संस्था नहीं होगी। अरस्तु कहता है राज्य समुदायों का समुदाय ही नहीं है, अपितु सर्वोच्च समुदाय है। राज्य से बढ़कर और कोई नहीं, राज्य सर्वोपरि है। न केवल आंतरिक दृष्टि से अपितु बाह्य दृष्टि से भी। बाह्य दृष्टि से सर्वोच्चता का मतलब हुआ राज्य विदेश नीति के क्षेत्र में, दुनिया के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का व्यवहार कर सकता है, आचरण कर सकता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। व्यवहार आचरण का मतलब हुआ युद्ध भी कर सकता है, शांति भी स्थापित कर सकता है। राज्य की इच्छा पर कोई प्रतिबंध नहीं, राज्य सर्वोपरि। फिर छठवां है राज्य का आधार इच्छा है। इसका प्रतिपादन टी.एच. ग्रीन करता है। टी.एच. ग्रीन कहता है राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। दुनिया में देख लीजिएगा, दुनिया के जिस देश में शासन ने शक्ति का प्रयोग किया वह स्थायी नहीं हो पाया। जिसने इच्छाओं का अनुसरण किया, इच्छाओं के आधार पर शासन किया, उसका शासन स्थायी रहा। अपने पड़ोसी को देख लीजिए, पाकिस्तान को 1947 में जब से वह बना तब से लेकर के आज तक देख लीजिए, कोई भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था 5 साल का समय पूरा नहीं कर पाई। जिसने भी शक्ति का प्रयोग किया उसका अंतिम प्रश्न इतना बुरा रहा कि आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान का कोई भी सैनिक शासक स्वाभाविक मौत नहीं मरा। यदि पद पर जब तक रहा तब तक बहुत मस्त ऐश किया, पद पर रहने के बाद उसकी बहुत दुर्गति हुई। जनरल मुशर्रफ को देख लीजिएगा, उन्होंने लंबे समय तक शासन किया, आज पाकिस्तान आ नहीं सकते। जैसे ही पाकिस्तान में प्रवेश करेंगे पुलिस उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देगी। जियाउल हक को देख लीजिए, जिन्होंने भुट्टो को फांसी पर लटकाया था, क्या हुआ? जब उनका प्लेन क्रैश हुआ तो पूरा शरीर चिचड़ा पूरा नष्ट हो चुका था शरीर, केवल दांत दिखे थे। और जियाउल हक के डेंटिस्ट ने कहा कि ये दांत जियाउल हक के ही, तो जियाउल हक की दांत को ताबूत में रख करके दफनाया गया, शरीर तो मिला ही नहीं था। हिटलर 12 वर्षों तक शासन किया, 1933-1945 तक। क्या हुआ? वह ऐसी मौत मरा कि उसका डेड बॉडी भी, उसकी लाश भी हासिल नहीं हो पाई। दुनिया में जितने भी ऐसे शक्ति पर आधारित शासन व्यवस्था रही हैं, ये सब क्षणिक रही हैं, स्थायी नहीं हो सकती। यदि स्थायी बनाना है राज्य को तो आपको जनता की इच्छा को मानना पड़ेगा। शक्ति के द्वारा आप लोगों को कुछ समय तक दबा सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। तो राज्य का आधार शक्ति है। टी.एच. ग्रीन का कथन प्रत्येक परिस्थिति में स्वीकार्य हो सकता है। उसके बाद स्वतंत्रता, राज्याज्ञा के पालन नहीं, ये कथन हिगल का है। हिगल कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे होती है? व्यक्तियों से मिलकर राज्य बना, मतलब राज्य सर्वोपरि है। जब राज्य सर्वोपरि है तो राज्याज्ञा के पालन में व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित होनी चाहिए। वस्तुतः जब व्यक्ति राज्य के अधीन होता है तो वह राज्याज्ञा को पालन करने के लिए बाध्य है। ये सभी आदर्शवादी विचारक प्रायः राज्य के सावयविक सिद्धांत का पक्ष लेते हैं। राज्य का सावयविक सिद्धांत क्या है? कि राज्य शरीर है, व्यक्ति उसका अंग है। जिस प्रकार से शरीर और अंगों में भेद नहीं होता, विरोध नहीं होता, शरीर और अंगों में विरोध नहीं होने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपने दाहिने हाथ में कुछ, आपने एक हाथ में उठाया कोई सामान आगे ले जा रहे हैं, छूट गया, वो टूट गया,
तो बायां हाथ दाहिने की पिटाई नहीं करता। मान लीजिए आप कोई बात नहीं सुन पा रहे हैं, किसी ने आपसे कोई बात कही, आप सुन नहीं पाए, तो आप कान को मारते नहीं, थप्पड़ नहीं मारते। तो अंगों और शरीर में कोई भेद नहीं होता, कोई विरोध नहीं होता। इसी प्रकार से चूंकि व्यक्ति राज्य का एक अंग है, इसलिए उसे राजाज्ञा या राज्य के कानूनों का पालन करना चाहिए, और इसी पालने में ही, कानून को पालने में ही उसकी स्वतंत्रता नहीं चलती। फिर राज्य अधिकारों का जन्मदाता है। अधिकारों के बारे में सामान्य सी धारणा यह है कि व्यक्ति अपनी मांगे समाज के सामने रखता है। जब समाज देखता है कि उसकी मांग को माना जा सकता है, तो समाज उन मांगों को स्वीकार करता है। समाज जब उन मांगों को स्वीकार करता है, उसे हम अधिकार कहते हैं। और फिर राज्य की भूमिका क्या है? राज्य अधिकारों की रक्षा करता है, अधिकारों की रक्षा करता है। आदर्शवादी कहते हैं ये सब बेकार है, राज्य खुद अधिकारों का जन्मदाता है। बिना राज्य के आप अधिकारों का उपयोग करके देखिए, पता चल जाएगा। लॉक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को 3 अधिकार प्राप्त थे: जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, लेकिन इनकी रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो लोगों ने इन अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य बनाया, शासक बनाया। वस्तुतः तो मतलब यह हुआ, राज्य अधिकार देता है, अधिकारों की रक्षा करता है, अधिकारों की मान्यता देता है। तो राज्य अधिकारों का जन्मदाता है, अन्य सब चीजें बेकार है। मतलब राज्य आपके जितने अधिकार देना चाहे उतना देगा, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं, उसकी इच्छा पर नहीं। और फिर है अंतिम है राज्य का सावयविक स्वरूप। राज्य के आंगिक सिद्धांत या सावयविक सिद्धांत का पहला प्रतिपादक अरस्तु है। अरस्तु ने राज्य के सावयविक सिद्धांत का समर्थन किया, सबसे पहले प्रतिपादक किया। आधुनिक युग में विभिन्न आदर्शवादी विचारकों ने भी इसको स्वीकार किया है, और इसका वैज्ञानिक विवेचन स्पेंसर ने किया है। सावयविक सिद्धांत, राज्य शरीर है, व्यक्ति उस शरीर का अंग है। तो जिस प्रकार से शरीर और उसके अंगों में विरोध नहीं होता, ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति और राज्य में भी विरोध नहीं हो सकता। आदर्शवाद राज्य के सावयविक स्वरूप का समर्थन करता है। व्यक्ति और राज्य, शरीर और अंग, ये है आदर्शवाद की विशेषता। अब जरा देखें आलोचना की ओर। सबसे पहला है काल्पनिक। पूर्णता केवल विचारों के जगत में संभव है। आज पूरी दुनिया में देख लीजिए, दुनिया में आप जितनी भी चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, उनमें से कोई भी चीज पूर्ण नहीं है, उसमें किसी किसी प्रकार की कमी जरूर है। सूर्य जो पूरी दुनिया को आलोकित करता है दिन में, रात में नहीं। चंद्रमा जो इतना सुंदर दिखता है, रात को चमकता है, दिन में नहीं। मयूर इतना सुंदर नृत्य करता है, लेकिन मयूर के पैर बहुत भद्दे होते हैं। दुनिया में कोई भी किसी भी चीज को देख लीजिएगा, हंस दूध, पानी पीते हुए दूध में से केवल दूध को पी सकता है, दूध को पीता है, पानी को छोड़ देता है। लेकिन कभी आपने गौर किया कि जो हंस पानी को अलग कर सकता है, पानी और दूध को अलग अलग कर सकता है क्या? नहीं, वह दूध को पी लेगा, पानी छोड़ देगा, अलग अलग नहीं कर सकता। तो दुनिया में कोई भी चीज है, सब में कमी है, कोई भी पूर्ण नहीं है, हर चीज अपूर्ण है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से 100% सुखी नहीं है। हर व्यक्ति को किसी प्रकार की चिंता है, दुख है, कष्ट है, बताता नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से आदर्शवाद
काल्पनिक है। दुनिया में यदि कोई चीज है उसमें कमी होनी चाहिए। हर चीज में कमी है, होती है, स्वाभाविक है, लेकिन यह काल्पनिक सिद्धांत होने के कारण राज्य की पूर्णता का विवेचन करता है। दूसरी चीज, राज्य साधन व्यक्ति साधन। ये बातास्पद है ये कि राज्य साधन है या साध्य है। आदर्शवादी कहते हैं राज्य साध्य है, व्यक्तिवादी कहते हैं व्यक्ति साध्य है, समाजवादी कहते हैं समाज साध्य है। ये स्थिति क्या है, आगे चल करके जब हम इन सभी बातों का अंतिम निष्कर्ष निकालेंगे तब इस पर चर्चा होगी कि साध्य कौन है, साधन कौन है। यहां पर आप यह मान लीजिए कि कभी राज्य साध्य हो सकता है, कभी व्यक्ति साध्य हो सकता है, दोनों अपनी अपनी जगह पर सही। तीसरा है राज्य का पृथक व्यक्तित्व नहीं, मैकाइवर नहीं। ये जो फिक्टे ने कहा था कि जिस प्रकार से एक तैल चित्र केवल रंगों का सम्मिश्रण नहीं है, उससे अधिक कुछ और है। जिस प्रकार से एक संगमरमर की मूर्ति केवल पत्थर का टुकड़ा मात्र नहीं है, उससे और कुछ अधिक है। जिस प्रकार से मनुष्य का शरीर केवल घटकों और रक्त ध्वनियों का समूह मात्र नहीं है, उससे भी अधिक और कुछ है। ठीक इसी प्रकार से राज्य व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं, उससे भी अधिक और कुछ है। ये फिक्टे ने कहा था आदर्शवाद के समर्थन में। मैकाइवर ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से अनेक घोड़ों को मिला करके एक उत्कृष्ट घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, जिस प्रकार से अनेक विद्यार्थियों को मिला करके एक सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी का निर्माण नहीं किया जा सकता, ठीक इसी प्रकार से अनेक व्यक्तियों को मिला करके एक सुपरमैन का निर्माण नहीं किया जा सकता। प्रश्न यह है, मैं एक व्यक्ति हूं, एक जनता हूं। जब तक जनता हूं, राजा के कानूनों का, राज्य के कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य हूं। और यदि मान लीजिए मैं एकदम से राजा बन गया, तो राजा बन गया तो मैं सुपरमैन बन गया और मैं जो करूंगा सब सही करूंगा, ये कैसे संभव है? मतलब व्यक्ति के रूप में कोई व्यक्ति गलती कर सकता है, राजा के रूप में गलती नहीं कर सकता। तो गलती तो सब कोई कर सकते हैं, राजा भी गलत कर सकता है। तो इस प्रकार से आदर्शवाद की है जो धारणा है कि राज्य सर्वशक्तिमान, राज्य का पृथक व्यक्तित्व होता है, यह पूरी तरह से गलत है। फिर है सर्वशक्तिमान राज्य का सिद्धांत गलत है। आदर्शवादी राज्य को सर्वशक्तिमान बनाते हैं, यह पूरी तरह से गलत है। यदि राज्य अपनी मनमानी करेगा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में, तो इससे इतने बुरी तरह से युद्ध होंगे कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। प्रथम और द्वितीय विश्व हमारे सामने का उदाहरण है। यदि इसी प्रकार से राजनीति आंतरिक क्षेत्र में भी जनता पर तानाशाही पूर्ण शासन करेगा, तो उसका भी अंत निश्चित है। चाहे वह रूस का जार हो, चाहे वह फ्रांस का लुई वंश हो, चाहे पाकिस्तान के विभिन्न सैनिक तानाशाह हों, चाहे बांग्लादेश के सैनिक तानाशाह हों, चाहे जो भी, चाहे हिटलर हो, चाहे मुसोलिनी हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे साम्यवादी व्यवस्था हो, जहां कहीं भी शक्ति का शासन हुआ, मनमानी हुआ, उसका पराभव, उसका अंत निश्चित है और बहुत जल्दी निश्चित है। फिर है पांचवा है राज्य दोष मुक्त संस्था नहीं हो सकता। जब व्यक्ति होता है, व्यक्ति गलत कर सकता है। जब वह राजा बन जाएगा तो राजा को गलती नहीं करेगा, ऐसा संभव नहीं है। राज्य भी गलतियां करता है, क्योंकि राज्य का संचालन तो सुपरमैन नहीं करता, उसका संचालन भी एक व्यक्ति करता है। और व्यक्ति है तो गलतियां करेगा, स्वाभाविक है, क्योंकि वह काम करेगा। काम करने वाले से गलतियां होती हैं, काम नहीं करने वाले सब कोई ब्रिटिश सम्राट नहीं हो सकते, क्योंकि ब्रिटिश सम्राट कभी कोई गलती नहीं करता, क्योंकि वह कोई काम नहीं करता। फिर एक स्वतंत्रता की गलत धारणा स्वाभाविक है। यदि व्यक्ति राजा के आदेशों का पालन करेगा तो वह पराधीन हो जाएगा, वो स्वतंत्र कहाँ हुआ। लेकिन हिगल कहता है कि राजाज्ञा के पालन में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, वो पूरी तरह से गलत है। स्वतंत्रता का मतलब होता है
प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए अपने इच्छानुसार काम करें। तो आदर्शवाद जिस स्वतंत्रता की धारणा को प्रतिपादित करता है वो पूरी तरह से गलत है। फिर है अंतर्राष्ट्रीयता का सपना। इस पर चर्चा हो चुकी है कि यदि राज्यों को मनमानी करने की छूट दे दी जाए तो पूरी अंतर्राष्ट्रीयता खत्म हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय शांति भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि राज्यों के बीच युद्ध होंगे और युद्धों को कौन रोकेगा? क्या कोई सुपरमैन होगा जो राज्यों के बीच होने वाले युद्धों को रोकेगा? सब रोकेगा। तो यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीयता का शत्रु माना जाता है। फिर है अनुदारवादी दर्शन। आदर्शवाद को अनुदारवादी दर्शन भी कहते हैं, क्योंकि आलोचकों का कहना है जितने भी आदर्शवादी दार्शनिक हुए उन्होंने किसी न किसी रूप में ऐसी विचारधारा का समर्थन किया जो समाज सामान्य रूप में स्वीकार नहीं करता। जैसे प्लेटो ने दार्शनिकों की निरंकुशता का समर्थन किया, अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया, हिगल ने राजा की तानाशाही का, राज्य की निरंकुशता का समर्थन किया, एडमंड बर्क ने उनकी बात का समर्थन किया, मैकियावेली ने कहा राजा जो करे सब सही है, राजा की सर्वोच्चता को, निरंकुशता को प्रोत्साहित किया। हाब्स ने भी राजा की निरंकुशता का पक्ष लिया। मतलब जितने भी आदर्शवादी विचारक रहे हैं इन सब ने किसी न किसी रूप में निरंकुशता का या अनुदारवादिता का प्रदर्शन किया। ये है आदर्शवाद की आलोचना। अब देखें आदर्शवाद के महत्व के बारे में निष्कर्ष लिखना। सबसे पहली बात है कि राजनीति और नैतिकता का सम्मिश्रण किया। यदि राजनीति से नैतिकता को हटा दिया जाता है तो राजनीति गंदी हो जाती है, नैतिकता राजनीति को शुद्ध बनाता है। आदर्शवाद कहता है राजनीति और नैतिकता का सम्मिश्रण होना चाहिए। यदि व्यक्ति अपनी नैतिकता का विकास राज्य में रहकर कर सकता है तो राज्य का भला होगा, व्यक्ति का भला होगा, समाज का भला होगा। आदर्शवाद राजनीति और नैतिकता इन दोनों का मिश्रण करता है। दूसरी चीज आंगिक एकता पर बल देता है। राज्य में जितनी आंगिक एकता होगी, व्यक्ति में जितनी यह भावना होगी कि हम राज्य के अंग हैं, राज्य उतना अखंड होगा, एकीकृत होगा, शक्तिशाली होगा, संगठित होगा। यह राज्य की आंगिक एकता पर। आज जो भारत के अखंड होने पर शंका व्यक्त की जा रही है, आज हम आए दिन राष्ट्र विरोधी गतिविधियां देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, उनमें से कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम राष्ट्र को तोड़ दें, हम इस देश के अंग नहीं हो सकते। आदर्शवाद आंगिक एकता पर बल देता है। तीसरी चीज राज्य के आध्यात्मिक और नैतिक पक्ष पर यह जोर देता है। राज्य के आध्यात्मिक और नैतिक पक्ष पर जोर देने के कारण व्यक्ति अपना एक सुखी जीवन राज्य में यापन कर सकता है, वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। और आखिरी है, यह कहता है राज्य का आधार इच्छा नहीं है, इच्छा है शक्ति नहीं। ये आदर्शवाद का निष्कर्ष है, महत्व है। कहा जा सकता है कि आदर्शवाद एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य की सर्वोपरिता को स्थापित करता है और यह कहता है कि राज्य में रह करके ही व्यक्ति अपनी नैतिकता का, अपने व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास कर सकता है और एक सर्वांगीण जीवन, मनुष्य का एक सर्वांगीण जीवन यापन कर सकता है और इसी से राज्य की भलाई निहित है। आप सभी को धन्यवाद।